जय हिंद दोस्तों। आपका अपने चैनल विद्यारंभ में एक बार फिर से स्वागत है। हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत आज हम इस वीडियो में मगध साम्राज्य पढ़ेंगे। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे मगध साम्राज्य या मगध महाजनपद जो थी उसके उदय के कारण क्या थे। जो प्राचीन काल में 16 महाजनपदें थी, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण और जो सबसे ताकतवर जो महाजनपद थी वह थी मगध महाजनपद। तो मगध महाजनपद कैसे इतनी ताकतवर हुई, कैसे इतनी शक्तिशाली हुई, कैसे उसने सभी महाजनपदों पर अपना अधिकार जमा लिया, तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे मगध साम्राज्य या मगध महाजनपद के उदय के कारण। सबसे पहला कारण जो है मगध महाजनपद के उदय के में, वह कारण है मगध की भौगोलिक स्थिति। दोस्तों, मगध की भौगोलिक स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि उसकी स्थिति ने उसे शक्तिशाली बनने में एक तरीके से मदद करी। मगध चारों ओर से पहाड़ों, नदियों इनसे घिरा हुआ था। इस कारण से दुश्मन की सेना को पहाड़ नदी पार करके आना पड़ता था, जिससे उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। वह दुश्मन की आधी सेना तो इसी बीच अपना राह भटक जाती थी और यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाती थी। और दूसरा कारण जो है मगध के उदय में, वह था मगध में आर्थिक संसाधनों की बहुलता। जो मगध महाजनपद थी वह आधुनिक बिहार क्षेत्र के अंतर्गत आती थी, जिसमें पटना क्षेत्र आता है। तो मगध महाजनपद बिहार में थी और वहाँ पर छोटा नागपुर का पठार व अन्य जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों से मगध को आर्थिक साधन मिल जाते थे, आर्थिक संसाधन बहुत आसानी से मिल जाते थे। बिहार के जंगलों में, छोटा नागपुर के पठार में इधर लोह अयस्क की जो प्रचुरता है, लोहे की जो प्रचुरता है, उससे मगध को बहुत सारा फायदे हुआ। इससे क्या हुआ कि नए नए शस्त्र बनने लगे, हथियार अब लोहे के बनने लगे जो अधिक टिकाऊ व अधिक नुकीले थे, जिनसे दुश्मन सेना पे ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रहार किया जा सकता था। तीसरा था मगध का सैन्य संगठन। मगध ने अपनी सेना का संगठन भी इस तरीके से किया था। मगध के पास घुड़सवार सैनिक, हाथी, सेना में हाथी थे, फिर पैदल सैनिक, इनकी बहुत ज़्यादा मात्रा थी। इस कारण से भी मगध साम्राज्य उदय होकर आया। जो मगध के जंगल, मगध के चारों ओर जंगल थे, जिनसे हाथी आसानी से मिल जाते थे। और प्राचीन काल में यह हाथी युद्ध भूमि में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे, क्योंकि जब हाथी युद्ध में आगे बढ़ते थे तो एक साथ कितने ही सैनिकों को कुचल देते थे। और हाथी के ऊपर जो योद्धा बैठा हुआ होता था, उस योद्धा को नीचे पैदल सैनिक द्वारा मारा जाना बहुत दिक्कत देता था। चौथा कारण है मगध के शासकों का पराक्रम। जो मगध महाजनपद के जो शासक हुए, मगध महाजनपद में जो मगध पर जिन शासकों ने राज्य किया, जिन्होंने अपना शासन किया, वो सभी अत्यंत शक्तिशाली थे। बिम्बिसार ने युद्ध व वैवाहिक संबंधों के सहारे मगध को शक्तिशाली बनाया। फिर आया अजातशत्रु, जिसने युद्धों के माध्यम से मगध को शक्तिशाली बनाया। फिर शिशुनाग, कालाशोक, महापद्मानंद, घनानंद, और फिर आया मौर्य साम्राज्य, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, महान सम्राट अशोक, इन सभी ने मगध महाजनपद में अपना योगदान दिया। मगध महाजनपद के उत्थान में मगध साम्राज्य को इतना शक्तिशाली, इतना विशाल बनाने में अपना योगदान दिया। पांचवा था मगध का स्वतंत्र वातावरण। मगध का स्वतंत्र वातावरण था। यहाँ जो वर्ण व्यवस्था थी वो इतनी जटिलता से फैली हुई नहीं थी। सभी को स्वतंत्रता का अधिकार था, सभी अपने अपने अलग अलग कार्य कर सकते थे। मतलब यहाँ सामाजिक स्थिति अच्छी थी। यहाँ आर्य व अनार्य दोनों प्रकार के व्यक्ति निवास करते थे। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे जिन कारणों से मगध साम्राज्य या मगध महाजनपद का उदय हुआ। अब हम देखेंगे मगध साम्राज्य कैसे विकसित हुआ, वह उन्हें भारत में कैसे, किस प्रकार से इतने बड़े विशाल क्षेत्र का गठन किया। सबसे पहले हम देखेंगे मगध साम्राज्य की नींव। मगध साम्राज्य की नींव बृहद्रथ नामक व्यक्ति ने रखी थी। बृहद्रथ के बाद यहाँ पर जो अगला शासक बना था वह जरासंध। यह महाभारत कालीन शासक था, जिसकी हत्या या जिसको पांडुपुत्र भीम ने मारा था। इसके बाद कुछ और शासक हुए जो इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। अब मगध पर आया हर्यंक वंश, जिसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। हर्यंक वंश को पितृहंता वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा शासक हुए वो अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठे थे। इस कारण से इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो हर्यंक वंश की स्थापना करी थी। जो हर्यंक वंश के संस्थापक थे वह थे बिम्बिसार। बिम्बिसार ने हर्यंक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व करी थी। तो हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? बिम्बिसार। और बिम्बिसार ने हर्यंक वंश की स्थापना कब करी थी? वो करी थी 544 ईसा पूर्व। इसने कुल 52 वर्षों तक शासन किया। मतलब बिम्बिसार ने को टोटल 52 सालों तक शासन किया और इसने 493 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इसने ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंग राज्य का विलय किया था। मतलब जो बिहार के क्षेत्र में ही एक और महाजनपद थी, अंग महाजनपद, जहाँ का प्रसिद्ध व्यक्तित्व है अंगराज कर्ण। उस क्षेत्र को, मतलब उस अंग महाजनपद को
हर्यंक वंश के बिंबिसार ने वहाँ पर जो उस समय तत्कालिक राजा था, तत्कालिक शासक जो था ब्रह्मदत्त, उसको पराजित करके अंग महाजनपद को मगध महाजनपद में मिला लिया। इसने मगध साम्राज्य में राजगृह नगर की स्थापना करी और उसी राजगृह नगर को फिर अपनी राजधानी बनाया। इसने कुल 52 वर्षों तक शासन किया। इसने जो अपना साम्राज्य विस्तार है वो युद्ध व वैवाहिक संबंधों से किया था। इसने अपना साम्राज्य विस्तार युद्ध व वैवाहिक संबंधों से किया था। इसके राज्यवेद्य का नाम जीवक था और इसने अपने राज्यवेद्य को अवंती शासक, जो समय अवंती का शासक था चंड प्रद्योत, उसे उस समय पीलिया रोग हो गया था तो उसके उपचार के लिए भेजा था। जो जीवक था वह जीवक दासी सुलावती का पुत्र था। मतलब मगध साम्राज्य में एक जो दासी थी सुलावती, उसी का पुत्र था जीवक। बिंबिसार ने किस प्रकार से वैवाहिक संबंधों से अपने राज्य का विस्तार किया दोस्तों, हम यह देखेंगे। बिंबिसार ने जो कौशल नरेश था, मतलब कौशल महाजनपद जो था वहाँ का जो उस समय शासक था प्रसेनजित, उसकी जो बहन थी महाकौशला, उससे विवाह किया। तो इस तरीके से कौशल महाजनपद से जो मगध साम्राज्य को जो खतरा उत्पन्न हो सकता था वह खत्म हो गया, क्योंकि बिंबिसार का वो ससुराल बन गया। तब ससुराल तरफ से तो कोई आक्रमण हो नहीं सकते। इस तरीके से बिंबिसार ने कौशल महाजनपद से होने वाले आक्रमण को रोक दिया। फिर उसके बाद जो वैशाली के चेतक की पुत्री चिल्लना थी उससे विवाह किया। मतलब वैशाली उस समय जो महाजनपद था, गणतंत्र था, यहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था विद्यमान थी। जो वहाँ के राजा चेतक थे उसकी जो पुत्री थी चिल्लना, उससे विवाह किया था। उस समय वैशाली महाजनपद बहुत शक्तिशाली जनपद थी। तो इस तरीके से वैशाली महाजनपद से होने वाले आक्रमण को भी रोक दिया गया। फिर इन्होंने मद्र देश मतलब जो पंजाब वाला क्षेत्र था, पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र, वहाँ की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। तो इस तरीके से बिंबिसार ने विवाह संबंधों से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसे श्रोणिक भी कहा जाता है, मतलब पुराने ग्रंथों में से श्रोणिक भी कहा गया है। तो ये था बिंबिसार। बिंबिसार की 493 ईसा पूर्व मृत्यु हो गई थी। अब इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो बिंबिसार को उसके ही पुत्र अजातशत्रु ने मार दिया था और फिर खुद अजातशत्रु अगला शासक बन गया। अब हम देखेंगे दोस्तों अजातशत्रु। तो अजातशत्रु क्या था, कौन था? अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके 493 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा था। इसने 461 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इसका अन्य नाम था कुणिक, मतलब पुराने ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में से कुणिक भी कहा जाता है। यह अत्यंत विध्वंसकारी शासक था। यह अपने युद्धों में रथ मुसल, महाशिला दंडक आदि अस्त्रों का प्रयोग करता था। जो रथ मुसल और महाशिला दंडक जो हथियार थे, यह किस प्रकार के हथियार थे? तो हम बाहुबली फिल्म में जो युद्ध होता है उस समय जो हथियार यूज करे जाते हैं, उस युद्ध में जो भल्लाल देव जो अपना रथ लेकर चलता है, जिसमें आगे पंख घूमते हैं और सैनिक मरते जाते हैं, तो उस हथियार को रथ मुसल कहा जाता है। और महाशिला दंडक उस हथियार को कहा जाता है जिसमें वो बड़े बड़े पत्थर, जो बड़े बड़े शिलाएं फेंकते थे, तो उस हथियार को महाशिला दंडक कहा जाता है। तो अजातशत्रु अपने युद्धों में इस तरीके के विध्वंसकारी हथियारों का प्रयोग करता था। अजातशत्रु का एक सुयोग्य मंत्री था, मतलब एक बहुत ही योग्य मंत्री था वर्षकार। वर्षकार की सहायता से इसने वैशाली पर आक्रमण किया, वो वैशाली पर जीत प्राप्त कर ली। जैसा कि हमने पहले देखा दोस्तों कि वैशाली महाजनपद से बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करे थे, लेकिन उसके पुत्र अजातशत्रु ने वैशाली महाजनपद पर आक्रमण किया, वो उसके अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। इसने सोचा कि जो वैवाहिक संबंध थे वो सब पापा के थे, वो पिताजी के थे, अब मुझे उनसे रिश्तों से कुछ लेना देना नहीं, मेरे को तो बस अपना राज्य बढ़ाना है। इस कारण इनने वैशाली पर आक्रमण किया और वैशाली महाजनपद को अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया। अजातशत्रु के समय ही, अजातशत्रु के शासन काल में ही राजगृह की सप्तपर्णी गुफाओं में प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व हुई थी। 483 ईसा पूर्व जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह की सप्तपर्णी गुफाओं में, उसमें जो अध्यक्ष थे वह थे महाकश्यप, और उसमें जो महत्वपूर्ण कार्य हुए थे उसमें आनंद ने सुत्त पिटक व उपाली ने विनय पिटक की रचना करी थी। तो दोस्तों अब हमने देखा अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयीन अगला शासक बना। उदयीन भी अपने पिता के भांति अपने पिता को मारकर शासक बना। जिस प्रकार से अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा और मगध की गद्दी प्राप्त करी, उसी प्रकार उदयीन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी, वो मगध की गद्दी प्राप्त करी। ये 461 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा। इसने जो महत्वपूर्ण कार्य किया, इसके शासनकाल में जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ था, इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करी थी और उसी पाटलिपुत्र नगर को अपनी राजधानी बनाई। हमने देखा कि प्रारंभ में मगध महाजनपद की जो राजधानी थी वह थी राजगृह, जैसे बिंबिसार ने बनाया था, लेकिन उदयीन ने
अपनी राजधानी स्थानांतरित करी, वो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसके बाद जो अगला शासक बना वो था नागदशक। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। नागदशक की हत्या कर दी किसने? शिशुनाग ने। शिशुनाग उसी के दरबार में था, मतलब उसी का एक मंत्री था जिसने नागदशक की हत्या कर दी। वो स्वयं मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठ गया। तो हमने देखा हर्यंक वंश। हर्यंक वंश के प्रमुख शासक कौन थे? मेरा बिंबिसार। बिंबिसार ने हर्यंक वंश की स्थापना करी थी, मतलब बिंबिसार हर्यंक वंश का संस्थापक था। उसके बाद आया अजातशत्रु, उसके बाद आया उसका पुत्र उदयीन, वह अंतिम शासक था नागदशक। नागदशक की हत्या करके शिशुनाग मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठ गया। तो मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठने के बाद शिशुनाग ने स्थापना करी शिशुनाग वंश की। तो दोस्तों अब हम देखेंगे मगध पर शिशुनाग वंश। तो सबसे पहले इसका शासक था शिशुनाग, जिसने शिशुनाग वंश के मगध पर स्थापना करी थी। 412 ईसा पूर्व नागदशक की हत्या करके मगध साम्राज्य का शासक बना। इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया, मतलब पहले राजगृह राजधानी थी जिसका परिवर्तन करके उदयीन ने पाटलिपुत्र को बनाया। फिर शिशुनाग ने उस राजधानी को वापस परिवर्तन करके वैशाली को बना दिया। अब मगध साम्राज्य की राजधानी बन गई वैशाली। इसने वत्स और अवंती महाजनपद को मगध में मिलाया। इसने वत्स और अवंती महाजनपद को पराजित करके उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। अब मगध साम्राज्य का क्षेत्र और भी विस्तारित हो गया। इसकी 394 ईसा पूर्व मृत्यु हो गई थी, मतलब 394 ईसा पूर्व यह मर गया था। और इसके बाद जो अगला शासक बना वह था कालाशोक। इसका पुत्र कालाशोक अगला शासक बना। कालाशोक 394 ईसा पूर्व शासक बना। महावंश में कालाशोक और पुराणों में काकवर्ण कहा गया, मतलब जो कालाशोक है उसे महावंश में कालाशोक कहा गया है, वो पुराणों में उसे काकवर्ण भी कहा गया है। इसने अपनी राजधानी पुनः परिवर्तित की। इसने अब राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया, मतलब जो इसके पिता शिशुनाग ने राजधानी वैशाली को बनाया था, इसने अपनी राजधानी वापस परिवर्तित करके पाटलिपुत्र को बना दिया। अब यहाँ से पाटलिपुत्र इनकी स्थायी राजधानी रहेगी। इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। अब जो कालाशोक शासक था उस समय 383 ईसा पूर्व द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। वह उस समय जो द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष बनाए गए थे वह थे साबा कामीर, मतलब साबा कामीर को द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष बनाया गया था। वह इस समिति में, मतलब वह इस संगीति में यह हुआ था कि इसमें बौद्ध धर्म का विभाजन स्तवीन और महासंधिर में हो गया था। कालाशोक की 366 ईसा पूर्व मृत्यु हो गई थी। इसके बाद कुछ शासकों ने यहाँ पर शासन किया। उसके बाद जो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था वह था महानंदीन या नंदीवर्धन। यह शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था जिसकी हत्या महापद्मानंद द्वारा करी गई थी। 344 ईसा पूर्व शिशुनाग वंश का अंत हो गया था। तो दोस्तों हमने देखा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के प्रमुख शासक थे शिशुनाग, जिसने इस वंश की स्थापना करी थी। दूसरा कालाशोक और तीसरा था महानंदीन या नंदीवर्धन, जो इस वंश का अंतिम शासक था जिसकी हत्या महापद्मानंद ने कर दी थी। महापद्मानंद ने इसके बाद मगध साम्राज्य पर नंद वंश की स्थापना करी। तो दोस्तों अब हम देखेंगे मगध में नंद वंश। महापद्मानंद नंद वंश का प्रथम शासक था। इसने कलिंग विजय करी, मतलब इसने कलिंग के क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया था। यह कलिंग से जैन संत जिनसेन की मूर्ति लाया था, मतलब जो वहाँ पर जैन संत जिनसेन की मूर्ति थी वह मगध में ले आया था। इसने एकराट की उपाधि धारण करी थी। वह इसने मगध साम्राज्य में नहरों का निर्माण करवाया था, मतलब मगध साम्राज्य में अभी तक मगध महाजनपद में जो था वो नहरों का निर्माण किसने करवाया था? वो नंद शासकों ने करवाया था और सबसे पहले महापद्मानंद ने करवाया था। इसके बाद जो शासक बना वो था घनानंद, मतलब घनानंद इस वंश का अंतिम शासक था। घनानंद के शासनकाल में ही सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, मतलब उसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। घनानंद ने आचार्य चाणक्य का अपमान किया था। इसके बाद आचार्य चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो घनानंद को हटाकर यहाँ पर एक दूसरे को सम्राट जरूर बनाकर रहेंगे, वह नंद वंश का पतन करके रहेंगे। उसके बाद आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से 323 ईसा पूर्व घनानंद को पराजित किया। वह मगध में मौर्य वंश की स्थापना करी, मतलब उसके बाद आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद करी। वो चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व घनानंद को पराजित किया। वो मगध में मौर्य वंश की स्थापना करी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने मगध में नंद वंश भी देख लिया। हमने देखा सबसे पहले हर्यंक वंश, जिसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। उसके बाद शिशुनाग वंश और अब देखा लास्ट में नंद वंश। इसके बाद हम अगली वीडियो में देखेंगे मौर्य वंश। तो एक बार हम फिर से फटाफट सभी चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि अच्छे से याद हो जाए। मगध साम्राज्य की नींव बृहद्रथ नामक व्यक्ति ने रखी थी।
उसके बाद उसका पुत्र जरासंध अगला शासक बना। उसके बाद कुछ प्रभावशाली शासक नहीं हुए। वो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे इसमें और जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है हर्यंक वंश। हर्यंक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। हर्यंक वंश की स्थापना बिंबिसार नामक व्यक्ति ने रखी थी। इनने 544 ईसा पूर्व से लेकर 493 ईसा पूर्व तक कुल 52 वर्षों तक शासन किया। इसने ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंग महाजनपद को मगध में मिलाया। इसने राजगृह शहर का निर्माण करवाया व उसे अपनी राजधानी बनाया। इनने युद्ध व वैवाहिक संबंधों के माध्यम से राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला से, वैशाली के चेतक की पुत्री चिल्दना से व मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया था। इसके राज्यवेद का नाम जीवक था, जिसे इसने अवंती के शासक चंडप्रद्योग के पीलिया रोग के उपचार के लिए भेजा था। जीवक दासी सुलावती का पुत्र था। बिंबिसार को श्रोणिक भी कहा जाता है। इसके बाद इसका पुत्र अजातशत्रु अगला शासक बना। अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु 493 ईसा पूर्व मगध का शासक बना। वह 461 ईसा पूर्व तक शासन करता रहा। यह अत्यंत विध्वंसकारी शासक था। इसे अन्य नाम कुणिक भी था, मतलब इसे कुणिक भी कहा जाता था। इसका एक सुयोग्य मंत्री था वर्षकार, जिसकी सहायता से इन्हें वैशाली पर विजय प्राप्त करी थी। इसके ही कार्यकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह की सप्तपर्णी गुफाओं में हुआ था। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयीन अगला शासक बना। उदयीन भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके शासक बना था। यह 461 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा था। वह इसने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना करी। वो उसे अपनी राजधानी बनाया था। हर्यंक वंश का अंतिम शासक था वह था नागदशक। इसकी हत्या शिशुनाग द्वारा 412 ईसा पूर्व करी गई थी। वो इसके बाद मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। शिशुनाग वंश की स्थापना 412 में नागदशक की हत्या करके शिशुनाग ने करी थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। वह इसने वत्स व अवंती महाजनपद को मगध में मिलाया था। 394 ईसा पूर्व शिशुनाग की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो शासक बना हुआ था कालाशोक। 394 में वो शासक बना कालाशोक। वह पुराणों में से काकवर्ण भी कहा गया है। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बना लिया। वो इसी के कार्यकाल में, इसी के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। 366 ईसा पूर्व इसकी मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु के बाद जो अंतिम शासक था वह था महानंदीन या नंदीवर्धन, जो कि इस वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या महापद्मानंद द्वारा 344 ईसा पूर्व कर दी गई थी। वो इससे मगध पर जो शिशुनाग वंश था उसका अंत हो गया। उसके बाद आया नंद वंश। नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद ने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक को पराजित करके, मतलब उसकी हत्या करके स्थापना करी थी नंदवंश की। उसने कलिंग पर विजय प्राप्त करी। वह यह जैन संत जिनसेन की मूर्ति कलिंग से लेकर आया था। महापद्मानंद ने एकराट की उपाधि धारण करी थी। वह मगध महाजनपद में नहरों का निर्माण करवाया था। इसके बाद जो शासक था वह था घनानंद। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। इसने आचार्य चाणक्य का अपमान किया था। वह आचार्य चाणक्य ने कसम खाई थी कि नंद वंश का पतन करके रहेगा। वह चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को 323 ईसा पूर्व पराजित करके नंद वंश का अंत कर दिया। वह मगध में स्थापित किया मौर्य साम्राज्य। तो दोस्तों, यह था मगध साम्राज्य। हमने मगध साम्राज्य के अंतर्गत हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश व नंद वंश पढ़ लिया है। अब हम अगली वीडियो में मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बस शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।